हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों ओसिलेशन वाले जो क्वेश्चन चल रहे थे उनको आगे बढ़ाते हैं, जरा देखते हैं क्या बोला है इसमें सवाल में। क्वेश्चन नंबर 56 पे पहुंच चुके हैं। इसमें कहा ए सिंपल पेंडुलम हैज ए मेटल बॉब। देखो एक सिंपल पेंडुलम है, वहां पे एक रस्सी है जिससे एक मेटल का बॉब बंधा हुआ है, ठीक है, और इस पे माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट अबव पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज मेटालिक प्लेट, एक मेटल की प्लेट है जिस पे प्लस का चार्ज है। अब ये जो पेंडुलम है ये इधर उधर घूम रहा है मेटल की प्लेट के ऊपर। अब इस बॉब पर तो माइनस चार्ज है और मेटल की प्लेट पे प्लस चार्ज है। तो अब ये बताना है हमको कि इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा। अच्छा, पहले टाइम पीरियड इसका कितना था जब इस पे चार्ज नहीं था, तो इसकी रस्सी की लेंथ मान लेते हैं L। तो टाइम पीरियड होता है फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम के लिए T बराबर 2π√L/G। ठीक है, लेकिन एक बात सोचो, क्या T की वैल्यू G के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? हाँ बिल्कुल। मतलब अगर हम यहाँ पे G की वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब ये जो इफेक्टिव G होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन, अगर G बढ़ेगा तो T घटेगा। अब देखो मेटल की प्लेट के ऊपर इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, फोर्स होगा। अट्रैक्शन की वजह से G की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि जब इस पे नीचे की तरफ इसका वेट लगता है mg, नीचे की तरफ इसका वेट लगता है mg, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। लेकिन अब इस पे इसका बॉब का वेट तो लग ही रहा है, पेंडुलम का वेट तो लग ही रहा है, पर साथ में एक और फोर्स लगने लगा, उसकी वजह से G की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी वजह से G की वैल्यू बच्चों बढ़ जाएगी। तो नीचे की तरफ जो है नेट फोर्स F प्लस mg हो जाएगा, F प्लस mg। तो नीचे की तरफ उसका जो G इफेक्टिव आ जाएगा, G इफेक्टिव, इसको मास से डिवाइड करके G इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी। मतलब नीचे की तरफ जो G की वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब G की वैल्यू बढ़ने से टाइम पीरियड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया डिक्रीज। देखो G बढ़ा, यहाँ पे जो हम G की वैल्यू रखते हैं ना एक्चुअल में, तो यहाँ पे जो G की वैल्यू होती है ये G इफेक्टिव होती है। अगर खाली mg लगा हुआ है तो फिर तो भाई G आता है केवल, लेकिन अगर उसके अलावा mg के अलावा कोई और फोर्स भी लगा हुआ है तो फिर यहाँ पे G इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ती है हमको। अब G इफेक्टिव यहाँ पे बढ़ रहा है, mg के साथ साथ उसमें F भी प्लस हो रहा है, तो G इफेक्टिव बढ़ने से उसका जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज हो रहा है। G बढ़ने से टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या दिया है इसमें। इसमें कहा है मासेस Ma एंड Mb हैंगिंग फ्रॉम द एंड ऑफ स्ट्रिंग। एक रस्सी जिसकी लेंथ है La, उससे मास बंधे हुए हैं Ma। ऐसे ही दूसरी रस्सी, उसकी लेंथ है Lb और उससे मास बंधा हुआ है Mb। ठीक है, अब वो दोनों SHM कर रहे हैं। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पहले की फ्रीक्वेंसी A की FA और दूसरे की FB, और उनका आपस में कनेक्शन है FA इक्वल्स टू 2FB, तो बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बता देंगे। चलो एक काम करो, पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा लो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, मान लो FA निकालना है, मैं अलग से बता देता हूं आपको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। फ्रीक्वेंसी का निकालते हैं तो वो होता है इसका उल्टा,
इसका उल्टा, तो वो होगा 1/2 पाई अंडर रूट G/L। ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब एफ ए तो आ गया 1/2 पाई अंडर रूट G/L A, ठीक है, LA। ऐसे ही एफ बी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट G/LB। दोनों की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में टिका दो। तो एफ ए की जगह तो रख दो 1/2 पाई अंडर रूट G/LA बराबर एफ बी की जगह 1/2 पाई अंडर रूट G/LB। ये कट गया, अंडर रूट G से अंडर रूट G कट गया, ये आ गया 1/√LA बराबर 1/√LB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, तो LA बराबर LB आ जाएगा। इसका मतलब लेंथ इनकी इक्वल है। मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, मास बराबर हो या ना हो, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो मास तो चाहे उनका कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो है आंसर बैठ गया LA बराबर LB। और इनमें नहीं थोड़ी सी गलती हो गई, 2 रह गया यहाँ, ये 2 रह गया, ये 2, तो 2 रह गया, तो यहाँ पे 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 LA आ जाएगा। तो आंसर बन गया 4 LA, LB बराबर 4 LA। तो ऑप्शन बैठ गया हमारा सी, मास चाहे कुछ भी हो, तो सी ऑप्शन बैठ गया। बड़ा आसान सा सवाल था, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, जैसे देखो अभी गलती हो गई, 2 रह गया, ऐसा पेपर में तो और भी ज्यादा प्रेशर होता है, तो वहां पे गलतियां कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखा जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है इसने, ए पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड टू एन एंगल थीटा। देखो एक पेंडुलम है भाई, और उसको थीटा एंगल तक डिस्प्लेस कर दिया, चलो ठीक है, ये कर दिया थीटा एंगल तक। तो जब वो यहाँ पे आएगा बीचों बीच वापस मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है इसकी, तो यहाँ पे आएगा घूम के इस तरह से, इस तरह से घूम के वापस आएगा, तो उसका स्पीड कितनी होगी यहाँ पे, उसकी जो स्पीड है वो बतानी है कि कितनी होगी इस डायरेक्शन में। जब ये यहां से चला था तो यहाँ पे तो उसकी स्पीड 0 थी, और जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो भाई रस्सी की लेंथ यहाँ पे L दे रखी है, क्योंकि ऑप्शन में L दिया हुआ है, देख लो, ठीक है। तो अब यहां से इसको कर सकते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वो क्या होता है, जहां से चला वहां की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ दो, और जहां पहुंचा वहां की काइनेटिक एनर्जी K2 और पोटेंशियल एनर्जी U2 उनको भी जोड़ दो, तो वो दोनों बराबर आएंगी। इसे कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। K1 जहां से चला वहां की काइनेटिक एनर्जी है 0, और वहां की पोटेंशियल एनर्जी अगर माने तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को तो कहीं पर भी 0 माना जा सकता है। फिर अगर उस हाइट से ऊपर गया पार्टिकल तो प्लस mgh ले लेना, और अगर नीचे गया तो माइनस mgh ले लेना। अब जब ये यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे इसकी स्पीड v है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जब ये यहाँ पहुंचा नीचे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस mgh। h कितना, h है ये हाइट, जितनी हाइट ये नीचे गया, ये वाली हाइट, ये है h, तो माइनस में mgh, इसे इधर ले आओ, mgh बराबर हाफ mv², m से m कैंसिल, v² इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। अब यहां से h की वैल्यू रख दो। h कैसे निकालोगे, तो देखो ये L है,
और ये वाली जहां मैं एरो घुमा रहा हूं ये हो जाएगी एल कॉस थीटा। अब ये पूरी एल है तो उसमें से एल कॉस थीटा माइनस कर दो तो ये बन जाएगी एच बराबर एल माइनस एल कॉस थीटा। इसको उठा के रख दो यहां, वी स्क्वायर बराबर 2g, एच की जगह रख दिया, एल कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा। अब v निकालोगे तो अंडर रूट में 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा बैठ गया बच्चों आपका? डी। डी ऑप्शन हमारा बैठ गया। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया है जरा समझते हैं। इसमें दिया है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। ये लो जी, मैंने एक सिंपल पेंडुलम बना लिया। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। मान लो m मास का बॉब लगा है, l लेंथ है इसकी, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट l बटे जी। अब ये टाइम पीरियड कितना दिया है? 2 सेकंड के बराबर दिया है, तो इसको 2 के बराबर रख दिया हमने। ये बन गई पहली इक्वेशन। अब अगर इसकी लेंथ 4 गुना बढ़ा दें, 4 टाइम्स इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, मतलब 4l कर दे इसकी लेंथ, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा ये पूछा है। तो सुनो भाई, इसकी लेंथ 4 टाइम्स कर दी अगर हमने, तो इसका नया टाइम पीरियड होगा t डैश 2 पाई अंडर रूट l की वैल्यू कर दी हमने 4l और बटे में g। चलो दोनों को डिवाइड कर दो, t बटे t डैश, 2 पाई से 2 पाई कट गया, g से g कट गया, l से l कट गया, ये आ गया 1 बटे में अंडर रूट 4। ठीक है बच्चों, अब यहां से t की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 2 सेकेंड, ये रख दो 2 बटे टी डैश, 1 बटे अंडर रूट 4 को कर दो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टी डैश की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड आ गई आपकी टी डैश की वैल्यू। ऑप्शन हो गया हमारा डी इज करेक्ट। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्या दिया है? ए मास m इज वर्टिकली सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। एक मास जो है वो स्प्रिंग से बंधा है, m मास, ठीक है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है n। तो फ्रीक्वेंसी n दे रखी है आपको। अब एक बात बताओ, यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? तो वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट में k बटे m। ये आपको पता होना चाहिए। देखो सुनो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे होता था 2 पाई अंडर रूट m बटे k स्प्रिंग के लिए। तो फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का उल्टा, 1 टाइम पीरियड। तो उस हिसाब से इसका आंसर आ गया 1/2 पाई अंडर रूट में k बटे m। k बटे m है। अब यहां से अगर आप ये कह रहे हो कि इसका मास 4m कर दें हम, सेम स्प्रिंग को वही रखे, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो मान लेते हैं n डैश हो जाएगी 1/2 पाई। क्या स्प्रिंग तो वही का वही है k, मास कर दिया 4m। चलो इनको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा n बटे में n डैश, 1/2 पाई से 1/2 पाई कट गया, k से k कट गया, m से m कट गया, ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर जाके आ जाएगा अंडर रूट में 4 बटे में 1 रह जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ, तो अंडर रूट 4 बटे 1, n बटे n डैश बराबर रह गया 2 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n डैश की वैल्यू आ गई बच्चों n बटे 2। मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो गई? आधी हो गई, आधी फ्रीक्वेंसी हो गई। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बैठ गया हमारा सी बच्चों।
तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बड़े आसान थे सवाल, कुछ दिक्कत नहीं थी। अगर आपने ध्यान से समझा है तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूले, बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट का मैं इंतजार करता रहता हूँ। आप करते नहीं हो, किया करो भाई, हौसला मिलता है एक काम करने का, एक आप लोगों के लिए बढ़िया सी वीडियो बनाने का। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट किया करो, लाइक भी किया करो, हो सके तो शेयर भी किया करो। चलिए, बाकी कल करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, हर मंजिल मिलेगी, बस प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं।